हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक हो गए। मेरा नाम उस्मान है और आप लोग देख रहे हैं एनिमे रैंक्स। तो यार ले आयो किसी एक के लिए नहीं बल्कि तुम सब के लिए हाजिमे नो ईप्पो एपिसोड नंबर 5। अगर अभी भी आप में से किसी ने पिछले एपिसोड नहीं देखी हुई तो उसका लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं आप सबको बता दूं, अगर ये वीडियो पे 5000 लाइक हिट होते हैं मेरी अगली हाजिमे नो ईप्पो की वीडियो 30 मिनट से ऊपर की होगी। क्योंकि मैं आप सबको बता दूं, हमारी वीडियो की लेंथ और ड्यूरेशन आपके लाइक और कमेंट पे डिपेंड करती है। तो चलो यार शुरू करते हैं। यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे फूजी ईप्पो को मिशिमा से मिलाता है, पर यहाँ पे मिशिमा उल्टा ईप्पो से कहने लगता है कि मेरे होते हुए तुम फेदरवेट क्लास में कभी भी चैंपियन नहीं बन पाओगे, तो तुम्हें मैं एक सुनहरा मौका देता हूँ कि तुम यहाँ पे इसी वक्त अपनी क्लास को बदल डालो। और यहाँ पे ईप्पो भी काफी ज्यादा सीरियस होके कहने लगता है, नहीं मैं नहीं बदलने वाला, क्योंकि मैंने किसी से वादा कर रखा है कि मैं उसे रुकी ऑफ द ईयर के चैंपियन के लास्ट बैटल में मिलूंगा। ये बात मिशिबा को चुभने लगती है। अब हमें अगले सीन में अगले दिन के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पे ईप्पो को जिम से फाइनली लाइसेंस मिल ही जाता है, उसके प्रोफेशनल बॉक्सर होने का सबूत। ये देख के ईप्पो को काफी ज्यादा खुशी होती है। हम देख पाते हैं ईप्पो से भी कई गुना ज्यादा खुशी यहाँ पे उल्टा चीफ को होती है कि मत बोलो, चीफ ने ईप्पो को काफी मेहनत से ट्रेन किया है। सबके बाद ईप्पो जब खुशी से घर लौट के जा रहा होता है अपनी मदर की हेल्प करने बिजनेस में, तभी वो अपने ही ख्यालों में उन्हीं गुंडों के बॉस से टकरा जाता है। थोड़ी देर में उमज़ावा के चमचे भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं। उमज़ावा ईप्पो से कहने लगता है, हम तुम पे थोड़ी बहुत नजर रख रहे थे और हमें मालूम पड़ा है कि तुमने बॉक्सिंग जिम को ज्वाइन कर रखा है। बताओ ईप्पो, क्या तुम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हो ताकि तुम स्ट्रांग होके अपना बदला ले सको? इसी बीच में ईप्पो के हाथ से उसका प्रोफेशनल लाइसेंस जमीन पे गिर जाता है। जब वो गुंडे उस प्रोफेशनल बॉक्सर लाइसेंस पे अपनी नजरें दुराते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हीं गुंडों में से एक कहने लगता है, भाई आजकल के दौर में सब कुछ पैसों का खेल है। सुनने में आता है कि तुम पैसों के दम से किसी भी चीज का लाइसेंस पा सकते हो। एक तरफ तो ये गुंडे उसका बॉक्सिंग लाइसेंस वापस भी नहीं करे और ऊपर से उस पर टूट भी पड़ते हैं। के बावजूद भी ईप्पो ने चोट नहीं पहुंचाना चाह रहा था, तो ईप्पो बस सिंपली उनके हमलों को आसानी से डॉज कर लेता है। तो देख के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि हमने दो ने एक साथ हमला किया और उसने इतनी आसानी से डॉज कर लिया। यहाँ तक ईप्पो अपनी जैगिंग स्पीड का इस्तेमाल करके उमिजावा के हाथ से आसानी से अपना लाइसेंस भी छीन लेता है। वो यहाँ से अपना सामान उठा के इसके बाद जाने लगता है और जाते जाते वो उन्हें कहने लगता है, मैं अभी इतना गिरा नहीं हूँ कि मैं बॉक्सिंग को सिर्फ इसलिए प्रैक्टिस करूँ कि मैं तुम जैसे गिरे हुए लोगों से अपना बदला ले पाऊँ। मैं बॉक्सिंग करता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। ये कहते हुए ईप्पो यहाँ से चला जाता है। अब उसकी पावर के नमूने को देख के उन सब के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और तब कहीं जाके उन्हें वाकई में यकीन आता है कि हाँ यार कि ये साला वाकई में एक बॉक्सर निकला। हमें यहाँ पे बताया जाता है कि ईप्पो को ताकामुरा से मिले हुए आधा साल गुजर चुका है। आधे साल की हार्ड ट्रेनिंग और डेडिकेशन से और पूरे तरीके से फोकस से उसने हाफ साल में बॉक्सिंग का लाइसेंस पा लिया। अगले सीन में ईप्पो दोबारा से जिम पहुंच के अपनी ट्रेनिंग शुरू ही करता है, पर जिस पंचिंग बैग को वो पंच मार होता है उसके पीछे ताकामुरा खड़ा होता है, जो देख के ताकामुरा कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने मुझे चैलेंज किया? कहते हुए वो पंचिंग बैग को जोर से पंच मारता है। वो ईप्पो को फौरन से पीछे धकेलता है। बाद ताकामुरा कहने लगता है, बॉक्सिंग में ये नहीं देखा जाता कि कौन किससे कितना पावरफुल है, पंच करो ईप्पो। इस पर ईप्पो भी थोड़ी सी हिम्मत लगा के एक डिसेंट पंच थ्रो करता है। इस पंच से यहाँ तक ताकामुरा को भी थोड़ी सी मुश्किल आती है और ताकामुरा उसकी दाद भी देने लगता है। सुन के ईप्पो काफी ज्यादा खुश होता है और अपनी पॉज लेने लगता है कि अचानक से ताकामुरा उससे कहने लगता है, भाई मैं तो मजाक कर रहा था। ये कहते हुए वो पंचिंग बैग को इतने जोर से पंच मारता है कि वो ईप्पो को लगता है और उड़ा के ईप्पो को फेंकता है। और वो ईप्पो को कहने भी लगता है कि 100 साल ट्रेनिंग करके आओ, शायद तुम मुझे हिला डालो बच्चे। अगले सीन में फूजी ईप्पो को एक वीडियो दिखा रहा होता है जो कि मियाटा के फर्स्ट मैच की होती है एज अ प्रोफेशनल। मियाटा अपनी बॉक्सिंग रिंग में 1 मिनट और 33 सेकंड में ही अपने मैच को इतनी जल्दी और आसानी से खत्म कर डालता है। इसके बाद यहाँ तक फूजी माशिबा की भी वीडियो दिखाने लगता है। वही कमांड किस्म का बंदा, वो तो अपने फर्स्ट डेब्यू मैच में यहाँ तक मियाटा से भी पहले नॉकडाउन कर डालता है अपने दुश्मन को केओ से। ये सब देख के ईप्पो फौरन से अपनी ट्रेनिंग को लौट के चला जाता है ताकि वो उनसे पीछे ना रह जाए। थोड़ी देर में यागी और चीफ ईप्पो को अपने पास बुलाते हुए कहने लगते हैं, वो तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा पहला अपोनेंट ढूंढ लिया एज अ प्रोफेशनल बॉक्सर। ये खबर सुन के पूरा का पूरा जिम एकदम से शांत हो जाता है। अब शांत क्यों ना हो, वो जो कि आधे ही साल में प्रोफेशनल बॉक्सर बन गया। भाई
उसका पहला मैच है। जिम में अभी भी काफी सारे लोग हैं जो कि ईपो से बहुत पहले से यहाँ पे प्रैक्टिस करे हैं, पर अभी तक वो प्रोफेशनल बॉक्सर बन ही नहीं सके। यार चीफ ईपो को बताने लगता है तुम्हारे पहले अपोनेंट का नाम है ओडा। तो सुन के ताकामुरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जैसे कि छत उसके सर पे टूट के आने को लगे। ताकामुरा के चेहरे से साफ साफ परेशानी दिखने लगती है ये नाम ही सब सुनने से। पर ईपो भी काफी ज्यादा डर के मारे पूछने लगता है कौन है वो शख्स, आखिर कितना पावरफुल है, क्या तुम उसे जानते हो? तो ताकामुरा तुरंत से इनकार करते हुए कहने लगता है नहीं, बस मैं इसलिए चौंक गया था क्योंकि इतना बेहुदा नाम मैंने आज तक नहीं सुना। यागी यहाँ पे ईपो से कहने लगता है चाहे जरूर ये तुम्हारा पहला मैच है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ये ओदा का भी पहला मैच है। ओदा ने अब तक 5 मैचेस लड़े हुए हैं और उसमें से 3 जीते हैं और 2 हारे हैं। कहानी ओदा के जिम पे जाती है, जहाँ पे हमें वहां से मालूम पड़ता है कि ओदा ट्रेनिंग पे कम ध्यान देता है और ज्यादातर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वक्त बिताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड तक उसे समझा रही होती है कि तुम्हारा अगला मैच आ रहा है, वो भी जल्द। हमें नहीं लगता कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए मेरे साथ डेट पे आने की बजाय। और जहाँ तक ये जिस जिम में प्रैक्टिस करता होता है उस चीफ की बेटी के साथ ही ये यहाँ पे डेट पे आया होता है। अब थोड़ी देर में यहाँ पे मैनेजर पहुंच जाता है और उससे काफी ज्यादा सुनाने लगता है। रोदा इस पर कहने लगता है मैं जितने भी मैचेस आ रहा हूँ आज तक सब पॉइंट कम होने की वजह से हारा हूँ, वरना तो मैं हमेशा KO ही करता हूँ। कोई भी अपने पंचेस के दम से नहीं हरा सकता। यहाँ तक उसका मैनेजर भी इसकी बात से एग्री करके कहने लगता है पर तुम में जो कमी है वो तुम्हारे स्टेमिना में है। शुरू में तो तुम अपने अपोनेंट पे काफी इजीली भारी पड़ जाते हो, मगर जब तुम्हारा स्टेमिना कम होने लगता है तो तुम्हारा अपोनेंट पॉइंट से जीत जाता है। तुम्हारे पास इतना ज्यादा टैलेंट है, तुम जैसे बॉक्सर को तो तबाही मचा देनी चाहिए। जब इस पर कहने लगता है मुझे तुम्हारे पंचेस पे स्पेशली तुम्हारे राइट हाथ पे काफी ज्यादा भरोसा है। यहाँ तक तो तुम्हारे फर्स्ट डेब्यू मैच को तो देख के मैं ये उम्मीद लगा बैठा था कि तुम जापान के टाइटल तो क्या बल्कि वर्ल्ड टाइटल को भी जीत सकते हो थोड़ी सी प्रैक्टिस से। अब तुम अपनी मोटिवेशन, डेडिकेशन सब कुछ खो चुके हो। मैं तुम्हें बता दूं ओदा, जो तुम्हारा नेक्स्ट अपोनेंट है ईपो, के बारे में टाउन में काफी ज्यादा अफवाह फैली हुई है कि उसका पंच इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो किसी को भी लगे तो उसके होश ठिकाने आ जाते हैं। बिल्कुल तुम्हारी तरह उसकी स्पेशलिटी भी बिल्कुल राइट पंचेस है। मैनेजर उसे वार्न भी करता है अगर इसके बाद तुम एक और मैच हारे तो मैं तुमसे सारी उम्मीदें खो बैठूंगा और यहाँ तक तुम्हें दोबारा चांस भी नहीं दूंगा एज अ प्रोफेशनल रिंग में पार्टिसिपेट करने का। के साथ ही साथ वो अपनी बेटी को भी ले जाते हुए कहने लगता है मैं तुम जैसे लगट्ठू के साथ अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ सकता, जिसका यहाँ तक फ्यूचर भी सिक्योर नहीं है। अगर तुम वाकई में इससे चाहते हो तो अपना मैच जीतो, अपने बॉक्सिंग करियर को सीरियस लो। कहानी ईपो पे जाती है और चीफ ईपो को काफी ज्यादा टफ ट्रेनिंग दे रहा होता है, उसके डेली रूटीन से भी कई गुना ज्यादा टफ। और जो ईपो होता है वो इससे भी कई गुना ज्यादा अपने जुनून से उभर आता है। वो कहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा दर्द को बर्दाश्त कर सकता हूँ। यहाँ पे ईपो को पंचेस सहने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उसे यू हिट लेता देख के यहाँ तक दूसरे जिम मेंबर्स वालों को दर्द होने लगती है, मगर ईपो ना रुकता। ईपो की आंखों में हम वो भड़कते हुए शोले देख पाते हैं, वो जुनून और वो जज्बा भी। वो लगातार हिट लेता रहता और यहाँ तक उन्हें सहता भी चला जाता। यहाँ तक उसे इतना हिट लेता देख के ओकी और किमुरा में भी काफी ज्यादा जज्बा दौड़ने लगता है। वो भी अब बढ़ चढ़ के अपनी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने लगते हैं। अब रात के वक्त में आओकी और ताकामुरा ईपो की किमुरा की नूडल शॉप में ले आते हैं और हमें मालूम पड़ता है कि वहाँ पे ऑलरेडी ओडा की गर्लफ्रेंड भी बैठ के नूडल्स छक रही है। यहाँ पे आओकी ईपो को बताने लगता है भाई तुम इतनी चिंता मत करो क्योंकि मैं थोड़ा बहुत ओदा को जानता हूँ। आजकल ओदा अपनी ट्रेनिंग पे जरा भी ध्यान नहीं देता। ट्रेनिंग के मामले में वो हमेशा से खिसक लेता है। मेरे ख्याल से तुम उसे 1-2 पंचेस से ही नॉक डाउन कर डालोगे। ओदा की ये सारी की सारी बातें उसकी गर्लफ्रेंड रिको सुन रही होती है और उसे ये सुन के काफी ज्यादा दुख होने लगता है। और इसी तरह आओकी और किमुरा उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं। ओदा को काफी बुरा भला भी कहने लगता है। सब सुनने के बाद रिको की आंखों में आंसू बढ़ने लगते हैं। ये सब सुन के अगले सीन में रिको अपने बॉयफ्रेंड के पास जाके उससे कहने लगती है ओदा तुम काफी वक्त से अपनी ट्रेनिंग को सीरियस नहीं ले रहे, अगर तुम अपना अगला मैच हारे तो अपने मैच के साथ ही साथ तुम मुझे भी हमेशा के लिए खो दोगे। ये सब कहते कहते रिको की आंखों में आंसू बढ़ाते हैं और वो उसे बताती है कि मैं आज तुम्हारे अपोनेंट से मिली हूँ और उसके सारे के सारे दोस्त तुम्हारा बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे। वो तुम्हारे बारे में यही कहते हैं कि तुम नॉन सीरियस हो, तुम जोकर जैसे दिखते हो और काफी कुछ। तुम्हारे बारे में हर एक दूसरा बंदा गलत बोल रहा होता है,
जिसकी वजह से मेरा भरोसा तुमसे उठ चुका है। रिको उससे कहने लगती है, एक वक्त में तुम सबसे आखिर में जिम को छोड़ के जाते थे और सबसे ज्यादा अपने आप को ट्रेनिंग के लिए डिवोट करते थे और इतने डेडिकेशन, इतने हार्ड वर्किंग ओडा से ही मुझे प्यार हो गया था। ये सब कहते कहते रिको रोते रोते यहाँ से चली जाती है। तब सब सुनने के बाद तब जहाँ के ओदा को रियलाइज होता है कि वाकई में मैं अपनी जात को खो चुका हूँ। याद आने लगता है कि वो कैसे अपने गोल से पीछे हट गया। उसके लिए तो वो पहले कितनी ज्यादा मेहनत किया करता था। ऊपर से अगर वो अपना अगला मैच हारा तो वो अपनी गर्लफ्रेंड रिको को भी खो देगा, हमेशा हमेशा के लिए। इस सब कुछ सोच के वो दोबारा से जिम के अंदर लौट के जाता है और अपने मैनेजर से कहने लगता है कि मेरे साथ ट्रेनिंग करो। उसका मैनेजर भी उसके आंखों में वो शोले देखता है जो कि बहुत पहले ही बुझ गए थे और उसे इस बात पे भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि ईपो और उसके दोस्तों ने मेरा मजाक ही कैसे उड़ाया। असल में ईपो को छोड़ के उसके तीनों की तीनों दोस्तों ने उसका खूब मजाक उड़ाया होता है। हर यार हम देख पाते हैं इसके बाद से ओदा भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है अपनी ट्रेनिंग को लेके। यूं ही हम देख पाते हैं एक तरफ ईपो अपनी टफ ट्रेनिंग में मगन होता है और दूसरी ओर उसका अपोनेंट ओदा। और यहाँ तक उन्हें ट्रेनिंग करते करते एक हफ्ता भी गुजर जाता है। इसी में हमें दिखाया जाता है ईपो ट्रेनिंग के दौरान यहाँ तक किमुरा जैसे पे भी बाड़ी पड़ा होता है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग की रिंग में ईपो से रैंक हायर है। देख पाते हैं एक तरफ ईपो खतरनाक पंचेस की टैक्टिक्स को अपना रहा होता है और दूसरी ओर ओदा दोनों के दोनों दिन रात एक करके अपने आप को पूरे तरीके से अपनी ट्रेनिंग के लिए डिवोट करे होते हैं। अब बस यहाँ तक ट्रेनिंग करते करते इनके पास एक दिन ही बाकी होता है। अगले दिन इनका फर्स्ट मैच होता है। मैच के एक दिन पहले ऑफिशियल तरीके से इनके दोनों के वेट को नापा जाता है और दोनों के दोनों अपनी वेट लिमिट को आसानी से पास कर देते हैं। वो अपने अपोनेंट के पहली बार आमने सामने आया होता है तो चीफ उसे कहता है अगर तुम चाहते हो तुम जाके हाई कह सकते हो। वो ऐसे ही करता है और उसे जाके हाई कहता है पर ओदा उसकी आंखों में आंखें डाल के उसे कहने लगता है, हाय के बच्चे, ये तो मैं तुझे रिंग में बताऊंगा, तूने आखिर क्लाउन किसको कहा। वो यहाँ पे ईपो पे गुस्सा है पर उसे गलत फैमिली हुई होती है क्योंकि मजाक तो ईपो के दोस्त उड़ा रहे थे उसका। ये सब कह के वो यहाँ से चला जाता है। खतरनाक फिजिक और बॉडी को देख के चीफ अपने मन में सोचने लगता है, मेरे तो सुनने में आया था कि ओदा ट्रेनिंग ठीक तरीके से करता नहीं है और बात बात पे खिसक लेता है। तो आखिर एक ही हफ्ते में इसका जिस्म बदल कैसे गया। एक ही हफ्ते में इसका जिस्म काफी ज्यादा सख्त हो चुका है पहले से। अगले सीन में हम ईपो को उसी दरख्त के नीचे खड़े हुए देखते हैं जहाँ से उसकी बॉक्सिंग करियर की कहानी शुरू हुई थी। यहीं से उसने पहली 10 पत्तियां को पकड़ के ताकुमुरा को काफी ज्यादा इम्प्रेस किया था। और अब आखिरकार देखते देखते वो वक्त आ जाता है, वो समय आ जाता है जिसको हर धड़कते हुए दिलों का इंतजार था। ईपो माकानाउची का फर्स्ट डेब्यू मैच। हाँ एक और चीज, इनके साथ ये जो तीसरा बंदा है ना, इसको याद रखना, ये बंदा आगे काफी बार दिखता है, इसका नाम नहीं बताया गया। देख पाते हैं ईपो ऑडियंस हॉल में एंटर करता है और अपने कदम जमाते हुए रिंग की ओर बढ़ने लगता है। यार माकानाउची ईपो के जिस्म को तो जरा देखो, कितना ज्यादा शार्प और परफेक्ट हो चुका है। इसी के साथ ईपो रिंग में एंटर करता है, अपने ऊपर काफी तादाद में लाइटों की रोशनी पाता है। वह समझ जाता है लोगों की निगाहें अब उस पर टिकी हुई है। थोड़ी ही देर में ईपो यहाँ तक ओदा को अपने सामने पाता है। यूं ही दोनों फाइटर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा होता है ऑडियंस से, जहाँ पे ये भी बताया जाता है कि ये ईपो माकानाउची का सबसे पहली बाउट होने को जा रही है। हम देख पाते हैं यहाँ पे ओदा की गर्लफ्रेंड के साथ ही साथ ईपो की साइड से मियाटा भी देखने आया होता है। अब दोनों की दोनों आमने सामने खड़े होते हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के। सारी ऑडियंस के बीच में ओकी, किमुरा और ताकामुरा भी बैठा होता है ईपो की सपोर्ट के लिए। बता दो एक वक्त में जो ओगा हमेशा ट्रेनिंग से किसक लेता था और हमेशा चीजों से भागता रहता था, आज बिल्कुल सीरियस है जैसे कि एक वक्त में पहले हुआ करता था। देखते देखते बेल जूं ही बजती है और इनके मैच की शुरुआत ही होती है। ओदा फोनर से एक ही लम्हे में ईपो पे टूट पड़ता है और उसे कॉर्नर करने की कोशिश करता है और ईपो उसके हमले को डॉज करते हुए फोनर से कोने से पीछे हटता है। पर इसके तुरंत बाद ओदा दोबारा से ईपो पे टूट पड़ता है, जो हमला ईपो फौरन से ब्लॉक करता है। ब्लॉक करने के बाद ईपो को रियलाइज होता है कि उसके राइट हैंड में काफी ज्यादा पावर है। कि ठीक बात हम ओदा को दोबारा से ऑफेंस में देखते हैं और ईपो को डिफेंस में। ये देख के आओकी और किमुरा को भी थोड़ी सी फिक्र होने लगती है। वो ओदा को काफी ज्यादा सीरियस पाते हैं। और अब थोड़ी देर उसके हमलों को ब्लॉक और डॉज करने के बाद ईपो उसकी रिदम को समझ पाता है। के बाद ईपो अपने हमले करना शुरू करता है। यहाँ तक अपने कुछ हमलों से ईपो फौरन से ओदा को उड़ा के पीछे रॉप्स की तरफ फेंकता है। कि पंच की पावर देख के ओदा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो सोचने लगता है कि मेरे इतने पावरफुल डिफेंस को उसने सिर्फ एक ही पंच से तोड़ डाला। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं
उसी बीच में ईपो के मुंह पे एक पंच भी पड़ता है ओदा की तरफ से, पर ये भी काफी ना होता। ईपो का गार्ड जर्रा भी नहीं टूटता। ईपो दोबारा से उसके हमलों को ब्लॉक और डॉज करना शुरू कर डालता है। इसी बीच में बेल बजती है और फर्स्ट राउंड यहाँ पे खत्म होता है। अब यहाँ पे उसका मैनेजर ओदा से कहने लगता है कि पीछे ना हटना, क्योंकि पीछे हटोगे तो तुम्हें शायद से उसका काउंटर पंच लग सकता है। बस आगे बढ़ते रहो और इस मैच को फिनिश करो। इधर ही दूसरी ओर चीफ भी ईपो से कहने लगता है कि ऐसे मैच में जिसकी डेडिकेशन और जुनून और जज्बा ज्यादा होगा वही जीतेगा। अगली बार उसे अपने शोलों से भड़कती हुई आग से जला डालो ईपो। मैच को यहीं से दोबारा से कंटिन्यू किया जाता है। दोनों के दोनों फाइटर्स एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। दोनों के हमले एक दूसरे को लगते चले जा रहे होते हैं मेरे भाई लोगों। तभी ईपो अपने आप को संभालते हुए उसकी बॉडी में 2 लगातार हिट्स लगाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है। यहाँ तक पंच एक्सचेंज करते करते ईपो उसे कोने में धकेल डालता है। ये देख के ताकुमुरा कहने लगता है यह दोनों के बीच में डिफरेंस, ईपो की पंचेस उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। हम देख पाते हैं ईपो अपने पंचेस के कारण उस पे भारी पड़ा होता है। ओदा के मैनेजर के साथ ही साथ खड़ा दूसरा शख्स ओदा से कहने लगता है तुम कोने में क्यों खड़े हो। ये देख के मैनेजर सोचने लगता है ईपो ने अपने खतरनाक पंचेस जो उसकी बॉडी में मारे हैं उस वजह से ओदा अपने पाँव को नहीं हिला पा रहा। चाहे जरूर अब दोनों के दोनों दोबारा से एक दूसरे के साथ पंचेस को एक्सचेंज करने लगते हैं, मगर ईपो की पंचेस अभी भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। ओदा को यहाँ तक ईपो की तरफ से काफी ज्यादा पंचेस भी पड़े होते हैं, मगर वो गिनने का नाम तक नहीं ले रहा होता। उसे मालूम है अगर वो ये मैच हारेगा तो वो सब कुछ खो देगा, चाहे अगला बॉक्सिंग में लड़ने का चांस भी और अपनी गर्लफ्रेंड को भी। और यही सोच के वो गिनने का नाम तक नहीं ले रहा होता। दूसरी ओर ईपो ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी। ईपो को भी मालूम है कि अपना फर्स्ट डेब्यू मैच जीतना कितना ज्यादा जरूरी है। कहते हैं ना कि तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन ही सब कुछ होता है। ईपो इस बात से अच्छे से वाकिफ है बॉक्सिंग की दुनिया में। अब यही सोच के ईपो लगातार गंदे किस्म के बारी बारी पंचेस को थ्रो करना शुरू करता है, क्योंकि ओदा जैसे ना गिनने वाले शख्स को भी मजबूर कर डालता है कि वो भी यहाँ पे नॉकडाउन होके गिर जाता है। तो देखे आओकी और किमुरा को काफी ज्यादा खुशी होती है। ओदा की गर्लफ्रेंड रिको को काफी ज्यादा अब डर लगने लगता है। देख पाते हैं ओदा को मालूम है उसकी गर्लफ्रेंड भी देख रही है और उसका स्पिरिट अभी तक टूटा नहीं होता। ये अपनी काउंटडाउन 7 तक ही करता है कि ओदा दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। सब देख के उसके मैनेजर को भी काफी ज्यादा दुख होने लगता है कि उसे लग रहा होता है कि ईपो तो अब जीत ही जाएगा, मगर फिर भी ओदा ने काफी ज्यादा मेहनत की है। फिर क्यों आखिर क्यों ही उसे आज ईपो जैसे खतरनाक फाइटर से लड़ना था। यहाँ पे ओदा की गर्लफ्रेंड रिको अपने मन में दुआएं मांग रही होती है कि उसका बॉयफ्रेंड ये मैच जीत जाए। अपने पैरों पे होता है, ये जानता होता है कि आज उसकी लास्ट बाउट होगी अगर वो हार जाए। मैच को दोबारा से यहाँ पे कंटिन्यू किया जाता है। ईपो उसका काम तमाम करने को इजार होता है कि ईपो का पैर फिसलता है, मगर खुशकिस्मती से कैसे न कैसे करके ईपो अपने आप को संभाल ही लेता है। ये देख के ओकी किमुरा कहने लगता है शुक्र है उसने अपने आप को वक्त पे ही संभाल लिया। फिर हम देख पाते हैं अचानक से रेफरी मैच को ही स्टॉप कर डालता है। हमें यहाँ पे मालूम पड़ता है ईपो जब गिरने वाला था तो ओदा ने उस पे एक हमला किया था जो कि सीधा ईपो की आंख पे था, मगर खुशकिस्मती से ईपो की आंख बच जाती है। साइड पे थोड़ा सा कट आता है। देख के रेफरी कहने लगता है अगर तुम थोड़ा ज्यादा स्लिप होते तो ये पंच सीधा तुम्हारी आंख पे लगता और तुम्हारी आंख हमेशा के लिए चली जाती। कि सारी सी बात है ओदा के भी पंचेस काफी ज्यादा पावरफुल है, स्पेशली उसका राइट। यही देख के रेफरी अब यहाँ तक डॉक्टर को भी बुला लेता है। ये देख के ताकुमुरा कहने लगता है अगर ईपो की आंख ने जरा भी इंजरी ली होगी जो कि सीरियस होगी तो डॉक्टर वहीं पे मैच को रुकवा देगा। एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर कहने लगता है ये तुम्हारी आंख के साथ ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी, तो इसलिए मैं मैच को जारी कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी आंख से खून बहने लगा तो मैं इस फाइट को रुकवा दूंगा। इसी के साथ अब दोनों की फाइट को कंटिन्यू किया ही जाता है कि यहाँ तक सेकंड राउंड भी खत्म हो जाता है। जो मौका देख के चीफ फौरन से ईपो के जख्म पे ठंडी ठंडी आइस क्यूब रखने लगता है ताकि खून को रुकवा दिया जाए। इसके साथ ही साथ ब्लड स्टॉपर भी ईपो की आंख के साथ लगाया जाता है। चीफ यहाँ तक अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ईपो का खून को आसानी से ब्लॉक कर डालता है। ये देख के ताकुमुरा भी चीफ की दाद देने लगता है। राउंड 3 की शुरुआत होती है और ओदा की टांगे काफी ज्यादा डैमेज लेने की वजह से कांप रही होती है। से मालूम पड़ता है कि ईपो ठीक तरीके से 1-2 खतरनाक पंचेस लगा दे तो ओदा अपने पैरों पे गिर जाएगा और ये मैच खत्म हो जाएगा। और अगर ओदा ने यहाँ पे इतनी ज्यादा स्टेमिना की ट्रेनिंग ना की होती तो ओदा यहाँ पे कब का हार चुका होता। देखने से ही लग रहा होता है कि ये मैच यहाँ पे थर्ड बाउट में खत्म
खत्म हो जाएगा, या फिर ईपो की आंख से खून बहेगा, या फिर उसका अपोनेंट ग्राउंड को छू के बेहोश हो जाएगा। मैच की शुरुआत होती है, ईपो का पंच फौरन से ओदा के मुंह पे लगता है। इसके बाद ईपो उसके पंचेस को जूजू डॉज कर होता है। चीफ चिल्लाते हुए कहने लगता है वो तुम्हारी राइट आई पे टारगेट कर रहा है, अपनी राइट आई को बचा के रखो। यहाँ पे ईपो अपनी लेफ्ट आई को बचाने के चक्कर में सही तरीके से बाउट नहीं लड़ पा रहा होता। जो उसने अपना एक हाथ अपनी आंख के साथ रखा हुआ है पंचेस को ब्लॉक करने के लिए। मालूम पड़ता है ईपो की तेजी से मूवमेंट करने की वजह से भी ईपो की आंख से खून बहना शुरू हो जाता है कि अब अचानक से ईपो अपनी राइट साइड को पीछे करते हुए अपनी लेफ्ट साइड को आगे करता है, और ऐसी पोजीशन को बॉक्सिंग में साउथ पा पोजीशन कहा जाता है। देख के आओकी और किमुरा को चिंता होने लगती है क्योंकि ईपो अपने राइट हैंड का कम इस्तेमाल कर पाएगा, और मत बोलो उसका राइट हैंड ही सबसे ज्यादा पावर रखता है। उल्टा ताकुमुरा खुश होते हुए कहने लगता है मुझे काफी अच्छा लगता है जब कोई बॉक्सर रिस्क लेता है। इसके ठीक बाद ओदा अपने हैवी पंचेस पे शिफ्ट हो जाता है जिससे ईपो को मुश्किल होने लगती है। ईपो की आंख से काफी ज्यादा खून बहता चला जा रहा होता है। यहाँ तक ओदा इसी तरीके से ईपो को कोने में धकेल के काफी ज्यादा पंचेस की बारिश कर डालता है। ईपो उन्हें बस मुश्किलों से ब्लॉक ही कर पा रहा होता है। वो अपनी लेफ्ट में जैगिंग करते हुए काफी ज्यादा मुश्किल आ रही होती है, पर उसे याद आता है कि जैगिंग तो उसका पहला रास्ता था यहाँ तक पहुंचने के लिए। बस रेफरी ईपो के लिए मैच को रुकवाने को ही जा रहा होता है क्योंकि उसकी आंख से काफी ज्यादा खून बह रहा होता है। इससे पहले ईपो का खतरनाक किस्म का जैब फौरन से ओदा के मुंह पे लगता है। ईपो ने एक वक्त में जिस तरह से 10 पत्तों को पकड़ा था उसी स्पीड से ईपो उसके मुंह पे जैगिंग की बारिश कर डालता है। एक ही लम्हे में एक ही सेकंड में 10-10 हिट देना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है दूसरे बॉक्सर के लिए। बस ईपो अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करने को ही जा रहा है। उसका पावर पंच के इसी बीच में रेफरी बीच में आते हुए मैच को ही रुकवा देता है। तो देख के चीफ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और ओदा का मैनेजर काफी ज्यादा खुश होने लगता है कि वो जीत गए। पर हमें बाद में मालूम पड़ता है रेफरी ने मैच इसलिए नहीं रुकवाया होता कि ईपो की आंख से खून बह रहा है, बल्कि मैच तो इसलिए रुकवाया होता है कि ओदा कब का बेहोश हो चुका है और उसकी जैकिंग उसके मुंह पे पड़ती जा रही थी। इसी तरह ईपो की फर्स्ट बाउट यहाँ पे खत्म होती है और यहाँ तक ईपो को विनर भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। देख के सारे लोग पूरे के पूरे लोग तालियां बजाने लगते हैं ईपो माकनाउची के लिए। सारे लोग ईपो को चीयर करने लगते हैं ऑडियंस में बैठ के कि क्या गजब किस्म का फर्स्ट मैच तुमने हमें दिया। वो उससे कहने लगते हैं कि इस साल के रूकी किंग के चैंपियन तुम ही बनना, हम तुम्हारे लिए ही वोट करेंगे। बॉबी यहाँ तक उन्हें ग्रीट करने लगता है और इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।